नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सकुशल होंगे। पढ़ाई भी अपनी लगातार कदम से कदम मिलाकर बढ़ते चले जा रहे होंगे। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, और उस भूगोल में अपन देख रहे थे कि जो अक्षांश देशांतर विस्तार वाला टॉपिक था, एक छोटा सा बिंदु था। उसको कंप्लीट करने के बाद में फिर अपना नया अध्याय शुरू किया था, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और उस भौतिक प्रदेश में हमने राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा था। उसमें पहला भौतिक प्रदेश हमने मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ा था। और मरुस्थलीय प्रदेश को जब हमने पढ़ा तो उसको मरुस्थलीय प्रदेश को हमने 2 भागों में बांट दिया था। और जब 2 भागों में बांट दिया था तो पहला भाग हमने कंप्लीट कर लिया। वो था अपना बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय क्षेत्र। बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय क्षेत्र, जिसको अपन पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। इसमें हमने पढ़ा था कि 10 भौतिक भागों में बांटा है। सॉरी, इसमें जो बालू का स्तूप होते हैं, बालू का स्तूपों को 8 भागों में बांट रखा था। इन सब का अध्याय हमने पिछले क्लास में कर लिया। अब अपन पढ़ने वाले ये हैं कि जो अपना दूसरा भाग है मरुस्थल का, और वो मरुस्थल का दूसरा भाग है बालू का स्तूप युक्त मुक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। और इस बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र का अपन क्षेत्रफल की जब बात करते हैं तो पूरे राजस्थान का 41.5, मैं इसको कहूँ कि जो ये है अपने टोटल जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल भी किसका? मरुस्थल के कुल क्षेत्रफल का 41.50% भाग पर क्या है? विस्तृत है। अब इसको अपन जब विस्तृत रूप से देखते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश को, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जब बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की जब बात करते हैं तो इसमें कुछ एक बिंदु आते हैं कि इनमें जो है बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। नहीं पाए जाने का मतलब, ये जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र होंगे उसमें ना तो कोई बरखान होगा, ना अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होगा, ना कोई अनुप्रस्थ होगा। तो ये जो चट्टानों से युक्त भौतिक प्रदेश होगा। अब इसका दूसरा पॉइंट की अपन जब बात करें ना, तो दूसरा पॉइंट अपना होगा कि इसमें जो चट्टानें पाई जाएंगी, चट्टानें कैसी होगी? परतदार चट्टानें होंगी। चट्टानें पाई जाएंगी इसमें परतदार। और ये जो परतदार चट्टानें होंगी, जब ये परतदार चट्टानें होंगी तो इन चट्टानों का भी कोई ना कोई तो कालक्रम रहा होगा। किस काल में इन चट्टानों का निर्माण हुआ होगा, तो इसके बारे में जब बात करें तो ये चट्टानें हैं अपने जो टर्शियरी युग था, टर्शियरी जो युग था, टर्शियरी युग से प्लीस्टोसीन युग तक की है। प्लीस्टोसीन युग तक की है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बालू का स्तूप है, इनमें मुक्त प्रदेश है, उनमें बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। यहाँ चट्टानें होती हैं वो परतदार होती है, और जो चट्टानें होती है उन चट्टानों का जो उम्र है वो टर्शियरी युग से लेकर प्लीस्टोसीन युग तक की क्या है, इसमें चट्टानें पाई जाती हैं। अब इसमें अलग से थोड़ा सा देखते हैं तो एक आपने कहीं ना कहीं बालू का स्तूप जो प्रदेश है
उसके बारे में पढ़ रखा होगा कि जो अपना पोखरण है, पोखरण पोखरण पड़ता है ये जैसलमेर में। इस पोखरण से लेकर पहले अपन पढ़ते थे फलोदी, और फलोदी पढ़ते थे अपन जोधपुर में, लेकिन आजकल ये खुद अपने आप में एक ज़िला बन गया। और फिर इधर अपन बात करते हैं छप्पन की पहाड़ियाँ। इधर भी अपन पहले बात करते थे बाड़मेर वाले हिस्से की। तो छप्पन की पहाड़ियाँ पड़ती है अब, जो बाड़मेर से टूटकर अलग ज़िला बना है बालोतरा। बालोतरा, बाड़मेर से बालोतरा। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसमें क्या पाई जाती हैं, मरुस्थल नहीं पाया जाता। मरुस्थल नहीं पाया जाने का मतलब यहाँ क्या है, चट्टानें हैं। और जब चट्टानें होंगी तो ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश होगा। तो ये एक क्षेत्र विशेष का नाम दे रखा है जो त्रिकोणात्मक रूप में मरुस्थल में फैला हुआ है। जो जिसका विस्तार की बात करते हैं तो जैसलमेर के पोखरण से लेकर फलोदी तक, या फिर मैं कहूँ पोखरण जैसलमेर, जो जैसलमेर का पोखरण और जो छप्पन की पहाड़ियाँ है बालोतरा से लेकर फलोदी वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर क्या है, त्रिकोणात्मक रूप में क्या है, चट्टानें हैं। त्रिकोणात्मक रूप की क्या है, वहाँ चट्टानें पाई जाती है। और इन चट्टानों की पाए जाने के कारण इसको कह दिया जाता है कि यहाँ क्या है, बालू का स्तूप मुक्त क्या है, प्रदेश है। अब अपन बात इसकी करते हैं तो राजस्थान में जो मरुस्थल है या जो बालू का स्तूप प्रदेश है, उस बालू का स्तूप प्रदेश में आपने कहीं ना कहीं एक लाठी सीरीज का नाम सुना होगा। लाठी सीरीज। तो इस लाठी सीरीज का मतलब क्या होता है कि जो ये अपना पोखरण है, पोखरण जो है ये तो अपना पोखरण जैसलमेर का, और इसको मैं लिख देता हूँ बालोतरा, और इसको मैं लिख दूँ फलोदी। इसको लिख देते हैं क्या, फलोदी। तो यहाँ क्या है, पोखरण से लेकर जो बालोतरा है, पोखरण से लेकर बालोतरा वाले हिस्से में क्या है, अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं। ये क्या है, अपनी अवशिष्ट पहाड़ियाँ। इन अवशिष्ट पहाड़ियों को नाम दिया जाता है मगरा। अब पूछे आपसे कि मगरा क्या है, तो मगरा सीधा सा कंसेप्ट है इसका मगरा का कि जैसलमेर का पोखरण से लेकर बालोतरा तक जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं, जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं, उन अवशिष्ट पहाड़ियों को कहा जाता है क्या, मगरा। तो अब जो ये पोखरण से और बालोतरा और फलोदी था, इसका जो त्रिकोणात्मक रूप में ये जो हिस्सा है, ये चट्टानों से युक्त है, जिसको बोला जाता है हमाद या हमादा। हमाद या हमादा। तो ये त्रिकोणात्मक जो आकार, इसको बोला जाता है क्या, हमादा। अब पोखरण के आसपास यहाँ एक क्षेत्र पड़ता है, यहाँ एक क्षेत्र पड़ता है जो अपना ये पोखरण से लेकर ये वाला मोहनगढ़ है, यहाँ आता है। पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में एक जल पट्टी है। जल पट्टी होने का मतलब है पृथ्वी के आंतरिक भाग में या पृथ्वी के भूगर्भ में एक जल पट्टी है, जो पोखरण से मोहनगढ़ तक भूगर्भिक जल पट्टी है। उस भूगर्भिक जल पट्टी को कहा जाता है लाठी सीरीज। लाठी सीरीज का मतलब ये हुआ कि पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य जो भूगर्भिक जल पट्टी है उसको कहा जाता है लाठी सीरीज। और जो ये लाठी सीरीज है, जो ये लाठी सीरीज है, उस लाठी सीरीज को या उस लाठी सीरीज में ही अपने आप में एक चांदन नलकूप है। चांदन नलकूप है। उस चांदन नलकूप की बात करें तो उसे कहा जाता है थार का घड़ा। थार का, उस चांदन नलकूप को कहा जाता है थार का घड़ा। और इसी लाठी सीरीज वाले हिस्से में
एक घास पाई जाती है। इस लाठी सीरीज में घास पाई जाती है, उस घास का नाम है सेवण घास। क्या पाई जाती है? सेवण घास पाई जाती है। और जो ये सेवण घास पाई जाती है, ये अपने आप में क्या है? पौष्टिक है। पौष्टिक और स्वादिष्ट है। पोखरण और क्या है? स्वादिष्ट। अब ये पौष्टिक और स्वादिष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य के लिए क्या है पौष्टिक और स्वादिष्ट, जबकि ये जो पशु है, पशुओं के लिए क्या है? अच्छी मानी जाती है। अब इसका सेवण घास का एक वैज्ञानिक नाम भी आ जाता है। कभी कभार ये नाम भी पूछ लिया जाता है कि जो सेवण घास का वैज्ञानिक नाम है, वो वैज्ञानिक नाम है इसका लसीयूरुस लसीयूरुस सिडिकुस सिडी। तो ये किसका नाम है? जो सेवण घास है उसका वैज्ञानिक नाम। और इस सेवण घास को ही क्या है, शुष्क क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में? शुष्क जो क्षेत्र है, उन शुष्क क्षेत्रों में घासों का राजा भी सेवण घास को ही कह दिया जाता है। घासों का राजा जो है वो किसको कहा जाता है? घास का राजा, घास का राजा कहा जाता है घास का राजा कौन सी घास को कहा जाता है? जो अपनी ये इस वाले हिस्से में पाई जाती है, सेवण घास। घास का राजा कहा जाता है सेवण घास को। या घास का राजा कहाँ कहा जाता है? जो अपना शुष्क क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्रों में इसको घास का राजा कह दिया जाता है। अब एक जो ये सेवण घास है, जब इस सेवण घास को काट कर क्या कर दिया जाता है? सुखा दिया जाता है। काट कर जब इसको सुखा दिया जाता है, इसको जब सुखा दिया जाता है तो इसको कह दिया जाता है लीलोण। इसको कह दिया जाता है क्या? लीलोण। अब ये लीलोण अपने आप में एक जो कटी हुई सेवण घास है उसी को कहा जाता है। और ये जो सेवण घास है, इस सेवण घास को या सेवण घास जो अपना गोडावण है, गोडावण की प्रजनन स्थली भी है। गोडावण की क्या है? प्रजनन स्थली भी इसको कह दिया जाता है। अब इसमें एक शब्दावली चलती है कि हमाद या हमादा क्या है? हमादा क्या है? फिर एक शब्दावली आती है इर्ग क्या है? फिर एक शब्दावली आती है रेग क्या है? तो इसका मतलब ये है जो हमादा है, ये हमादा तो क्या है? हमादा तो है क्या? पथरीला मरुस्थल। हमादा पथरीले मरुस्थल को कहा जाता है। और जो रेतीला मरुस्थल होता है उसको कहा जाता है रेतीला जो मरुस्थल है, उस रेतीले मरुस्थल को इर्ग कहा जाता है। और जो पथरीला भी हो और जो रेतीला भी हो उसको कह दिया जाता है क्या? रैग मरुस्थल या रैग कह दिया जाता है। तो अब तक आपने जो भी देखा, पिछले 1-1.5 घंटे की जो क्लासें ली है, उनमें अपने जो मरुस्थल था, जो आपका मरुस्थल था, उस मरुस्थल को आपने 2 भागों में बांटा था। मरुस्थल को 2 भागों में क्या किया था? बांटा था। और वो पहला था शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल। और शुष्क मरुस्थल को भी हमने 2 भागों में बांट कर पढ़ा, बालू का स्तूप युक्त और एक मुक्त प्रदेश। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब अगला जो बिंदु है अपना, या अगला जो मरुस्थल का ही दूसरा पार्ट था, वो मरुस्थल का ही दूसरा पार्ट है अर्ध शुष्क मरुस्थल। मरुस्थल का ही दूसरा पार्ट है अर्ध शुष्क मरुस्थल।
और उस अर्ध शुष्क मरुस्थल की जब बात करते हैं तो उस अर्ध शुष्क मरुस्थल को भी 4 भागों में बांट दिया जाता है। जैसे बात करें नक्शे में, जैसे ये अपना क्या है, ये अपना क्या है, राजस्थान का नक्शा। और इस राजस्थान के नक्शे की अपन बात करते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है अपना, ये वाला जो हिस्सा आता है, और एक अपना ये वाला हिस्सा आ जाता है। अपन जब इसकी बात करते हैं तो ये तो आपने देख लिया, ये तो आपने पढ़ लिया कि अर्ध शुष्क मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल। इसके बारे में तो आपने क्या किया, शुष्क मरुस्थल पढ़ा। और अब ये वाला हिस्सा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। कौन सा है, अर्ध शुष्क मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब इस अर्ध शुष्क मरुस्थल की भी जब बात करते हैं तो इसको 4 भागों में बांट दिया जाता है। पहला मरुस्थल जिसका नाम दिया जाता है घग्गर बेसिन। ये क्या है, घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन। उसके बाद में जो अपना ये वाला हिस्सा आ जाता है, ये वाला, इसको नाम दिया जाता है क्या, शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र। फिर जो अपना अगला हिस्सा आ जाता है, ये वाला हिस्सा, उसको नाम दे दिया जाता है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि का। और जो अपना ये लास्ट बिंदु रह जाता है, या जो नीचे वाला ये वाला भाग रह जाता है, उसको नाम दे दिया जाता है गोडवाड़ बेसिन। गोडवाड़ बेसिन, ये है अपना गोडवाड़ बेसिन। अब बात करते हैं जो ये घग्गर बेसिन है, इस घग्गर बेसिन में कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो इसका घग्गर बेसिन में जैसे गंगानगर, गंगानगर, और एक आ जाता है हनुमानगढ़। घग्गर बेसिन में क्या आता है, गंगानगर और हनुमानगढ़। और जो अपना दूसरा भाग आ जाता है शेखावाटी प्रदेश या शेखावाटी क्षेत्र, तो शेखावाटी में आ जाता है क्या, शेखावाटी में आता है सीकर, उसके बाद में चूरू, फिर आ जाता है झुंझुनू। सीकर, चूरू और झुंझुनू आ जाता है। नागौर उच्च भूमि प्रदेश में अब क्या आ जाता है, तो उसमें आ जाता है नागौर। नागौर से अलग हुआ कुचामन डीडवाना वाला हिस्सा, कुचामन डीडवाना आ जाता है। या फिर मैं इसको कहूँ, कुचामन और जो डीडवाना है उसका ऊपर उठा हुआ भाग आ जाता है। अब गोडवाड़ प्रदेश में क्या आता है, तो गोडवाड़ प्रदेश में आ जाता है गोडवाड़, जालोर क्षेत्र, जालोर, पाली और सिरोही। गोडवाड़ क्षेत्र आ जाता है जालोर, पाली और सिरोही। जालोर, पाली और सिरोही वाले क्षेत्र को गोडवाड़ बेसिन के नाम से जाना जाता है। अब अपन इसको थोड़ा, इसका वर्गीकरण या इसका थोड़ा विस्तार रूप देकर जो अपना 4 भागों में बांटा है अर्ध शुष्क मरुस्थल को, उस अर्ध शुष्क मरुस्थल के चारों भाग एक एक भाग करते करते आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे अब बात करते हैं पहला घग्गर बेसिन के। पहला अपना आ जाता है घग्गर, पहला आ जाता है अपना कौन सा बेसिन है, घग्गर बेसिन। अब इसके घग्गर बेसिन जो है कौन कौन से ज़िलों में है, घग्गर बेसिन जो है पहला ज़िला आ जाता है गंगानगर, पहला आ जाता है गंगानगर।
दूसरा आ जाता है क्या, हनुमानगढ़। तो जो गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र है वो अपने आप में क्या है, घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि घग्गर नदी जो कालका की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलकर टिब्बी से प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ से होते हुए गंगानगर में जाती है, अनूपगढ़ और जो कालीबंगा पीलीबंगा जो सभ्यता है, रंगमहल सभ्यता, इनसे होकर पाकिस्तान तक बह जाती है। पाकिस्तान में उसको हकरा नाम दे दिया जाता है, और इस नदी का बेसिन होने के कारण इसको घग्गर बेसिन कह दिया जाता है। अब ये है कि घग्गर नदी का जो बेसिन है, उस घग्गर नदी के बेसिन को जो गंगानगर हनुमानगढ़ है उस क्षेत्र में कहा जाता है नाली। जैसे पाकिस्तान में हकरा कहा जाता है, वैसे ही गंगानगर बेसिन में इसको कहा जाता है नालिया पाट। नालिया पाट, नालिया पाट किस क्षेत्र में कहा जाता है, घग्गर बेसिन। जबकि पाकिस्तान में इसी को कह दिया जाता है क्या, हकरा। पाकिस्तान में इसको क्या कह दिया जाता है, हकरा कह दिया जाता है। अब इसकी एक विशेषता ये है, इस क्षेत्र में, इस प्रदेश में नहरों से क्या होती है, नहरों से सिंचाई क्या होती है, अधिक होती है। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसका एक ये भी कह दिया जाता है कि ये घग्गर दोआब क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है ये, घग्गर दोआब क्षेत्र। अब इसको घग्गर दोआब क्षेत्र क्यों कह दिया जाता है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ रखा है कि जो पंजाब है, पंजाब ये 5 नदियों का होने के कारण, या 5 नदियों का जो क्षेत्र होता है बीच का, उसको पंजाब कह दिया जाता है। जिस तरह 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कह दिया जाता है, ठीक वैसे इसको घग्गर दोआब कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे जो ये क्षेत्र है वो सतलज सतलज और जो अपनी घग्गर नदी है, सतलज और घग्गर नदी के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित क्या है, मैदानी भाग के मध्य स्थित क्या है, मैदानी भाग। तो ये हुआ अपना घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन गंगानगर हनुमानगढ़ में है। घग्गर नदी का जो क्षेत्र है उसको घग्गर बेसिन में नाली पाट कहा जाता है, और उस पाकिस्तान में इसको इस क्षेत्र को कहा जाता है हकरा। इस वाले भौतिक प्रदेश में या इस वाले मरुस्थल में जो नहरों से सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है। घग्गर दोआब सतलज घग्गर के मध्य मैदानी भाग स्थित होने के कारण इसको घग्गर दोआब कह दिया जाता है। अब अगला अपना जो क्षेत्र है या अपना अगला भाग है वो है अपना क्या, शेखावाटी क्षेत्र। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा है अपना शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि जो अपना चूरू चूरू झुंझुनू और सीकर, चूरू झुंझुनू और सीकर वाला जो क्षेत्र है क्या है, शेखावाटी बेसिन। इसको इस शेखावाटी को ये भी कह दिया जा सकता है क्या, तोरावाटी। शेखावाटी को क्या कहा जाता है, तोरावाटी, क्योंकि इसमें क्या है, जो कांतली नदी है, कांतली नदी, उस कांतली नदी का क्या है, अपवाह क्षेत्र। कांतली नदी का क्या है, अपवाह क्षेत्र। तोरावाटी कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र है। अब तोरावाटी में जो कांतली नदी है उसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियों से। इसका एक कांतली नदी का ये उद्गम होता है खंडेला टू मंडेला, खंडेला टू मंडेला, मतलब खंडेला की पहाड़ियों से उद्गम होता है और मंडेला में क्या हो जाती है, झुंझुनू का जो मंडेला है उसमें क्या हो जाती है, ये समाप्त हो जाती है। अब शेखावाटी में जो कच्चे कुएं होते हैं, शेखावाटी में कच्चे कुएं होते हैं, उन कच्चे कुओं को कहा जाता है, शेखावाटी के जो कच्चे कुएं हैं उनको कहा जाता है जोहड़। जोहड़ किसे कहा जाता है,
कच्चे कुओं को, जबकि नाड़ा एक शब्द आता है नाडा। नाडा का मतलब होता है पक्के कुएं। नाड़ा कहते हैं पक्के कुएं को। नाड़ा किसे कहा जाता है? पक्के कुएं को। और एक शब्द चलता है सर। सर जो छोटे तालाब होते हैं, छोटे छोटे जो तालाब होते हैं उनको कहा जाता है क्या? सर। ये हुआ अपना कौन सा क्षेत्र? शेखावाटी क्षेत्र। अब है शेखावाटी क्षेत्र चूरू, झुंझुनू और सीकर। इसमें तोरावाटी क्षेत्र, इसे तोरावाटी भी कहा जाता है क्योंकि कातली नदी का क्या होता है? ये अपवा क्षेत्र। कातली नदी का उद्गम होता है खंडेला से, और इसका जो आंतरिक प्रवाहिक नदी होने के कारण इसका अंतिम क्षेत्र है वो मंडेला है। शेखावाटी में जोहड़ कच्चे कुओं को कहा जाता है, जबकि नाड़ा पक्के कुओं को कहा जाता है। जो सर होते हैं छोटे छोटे तालाबों को क्या कह दिया जाता है? सर कह दिया जाता है। अगला तीसरा अपना जो प्रकार था इसका अर्ध शुष्क मरुस्थल का, या तीसरा जो भाग था वो तीसरा है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि का मतलब क्या हुआ कि जो अपना नागौर है, नागौर और जो कुचामन डीडवाना का क्या है? ऊपर उठा हुआ भाग। कुचामन डीडवाना का ऊपर उठा हुआ भाग जो क्षेत्र है उसमें क्या है? ये पाई जाती है। अब इसमें एक जो है कहीं ना कहीं आपने ये पढ़ा है कि जो अपना मकराना है, मकराना नागौर का हिस्सा है, उसमें मार्बल पाई जाती है। और फिर एक मांगलोद क्षेत्र, उस मांगलोद क्षेत्र में जिप्सम की अधिकता पाई जाती है। जायल क्षेत्र है नागौर का, उसमें क्या है? फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। तो क्या है इसमें? अजमेर से नागौर के मध्य है। अजमेर से नागौर के मध्य एक जो है कुब्बड़ पट्टी के नाम से जल पट्टी पाई जाती है, जिसमें फ्लोराइड की मात्रा क्या होती है? अधिक। और इस फ्लोराइड की मात्रा या नम जो जल है, जल जो फ्लोराइड से युक्त होने के कारण अजमेर से नागौर का जो बेल्ट पाया जाता है, या जो बेल्ट है उस बेल्ट में वहाँ के निवासियों की जो कमर थोड़ी झुकी हुई हो जाती है, और इसी वजह से इसको नाम दे दिया जाता है कुब्बड़ है। कुब्बड़ नाम दिया जाता है किसको? अजमेर से नागौर के मध्य जो फ्लोराइड से युक्त जल पट्टी है उसको कह दिया जाता है कुब्बड़ पट्टी। और राजस्थान में जो सर्वाधिक फ्लोराइड से प्रभावित जो क्षेत्र है, फ्लोराइड से प्रभावित सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र है वो है जायल से पुष्कर वाला भाग, या अजमेर से नागौर वाला भाग। अब आपसे पूछे कि फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित जो जिला है वो सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा होगा? तो वो सर्वाधिक प्रभावित जिला होगा कौन सा? कौन सा रे? नागौर। और अब गांव की बात करें तो फ्लोराइड से युक्त जो गांव होगा वो गांव होगा आसरवा गांव। कौन सा गांव? आसरवा गांव। तो अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये फ्लोराइड जो समस्या है, इस समस्या का कारण क्या है? एक कारण है क्योंकि राजस्थान में फ्लोराइड की समस्या का एक ही कारण माना जाता है, सबसे मुख्य कारण है कि यहाँ माइकोसिस्ट या माइकासिस्ट चट्टानें क्या है? पाई जाती है। माइकासिस्ट चट्टानें क्या है? पाई जाती है। इसी वजह से फ्लोराइड की क्या है? समस्या है। तो ये अपना नागौरी उच्च भूमि प्रदेश क्षेत्र याद रखना। इसमें नागौरी उच्च भूमि में अजमेर से नागौर फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, और इससे कुब्बड़ निकल आती है, इसे कुब्बड़ पट्टी कहते हैं। सर्वाधिक जो फ्लोराइड की समस्या है वो नागौर में है। और गांव की बात करें फ्लोराइड से सर्वाधिक कौन सी जगह है? आसरवा की है। ये कारण क्या है? तो ये है माइकासिस्ट की चट्टानें हैं। अब अपन जब बात करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल का जो चौथा भाग जिसको अपन गोडवाड़ प्रदेश या गोडवाड़ बेसिन, जिसको नाम दिया जाता है क्या? गोडवाड़ बेसिन। इस गोडवाड़ बेसिन की जब बात करते हैं इसको लूणी बेसिन भी नाम दिया जाता है, लूणी बेसिन।
तो इसके जो क्षेत्र हैं या जो ज़िले हैं वो ज़िले हैं, एक तो आ जाता है जालोर, जालोर, पाली, जालोर, पाली और कौन सा रोही, सिरोही। जालोर, पाली और सिरोही। अब जो लूणी बेसिन का, जो अपना लूणी नदी का उत्तर पूर्वी भाग है, लूणी नदी का कौन सा भाग है, उत्तर पूर्वी भाग है। उस उत्तर पूर्वी भाग को कहा जाता है काला भूरा डूंगर। क्या कहा जाता है उसको? काला भूरा डूंगर कह दिया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? काला भूरा डूंगर कहा जाता है। तो ये अपना चौथा प्रदेश गोडवाड़ बेसिन, या जिसको नाम दिया जाता है लूणी बेसिन, जालोर, पाली और सिरोही में देखने को मिलता है। तो इसी का जो लूणी बेसिन है, लूणी बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग जो है, उस उत्तर पूर्वी भाग को काला भूरा डूंगर भी कह दिया जाता है। तो अब आज की क्लास को अपन करते हैं यहीं पर समाप्त, यहीं पर देते हैं क्लास को आज विराम, और मिलते हैं ऐसी ही एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये जो क्लास है अच्छी लगी होगी, और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी जो नई नई क्लासें हैं उनका आपको नोटिफिकेशन कैसे पहुँचे, कैसे आपको पता लगे, तो इसके लिए आप अपना जो चैनल है अपना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें, ताकि इस क्लास का फ़ायदा आप जैसे जो साथी है तैयारी कर रहे हैं उन सबको मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।